हमारे इस जीओसी के 7वें वीडियो में। 6ठे वीडियो में हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म में से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के कंसेप्ट को सीखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। Which Newman projection does not represent the following compound? हमें कंपाउंड दिया गया है, उसके 4 न्यूमैन प्रोजेक्शन भी दिए गए हैं, एक गलत है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है, इसको पहला कार्बन बताया, इसको दूसरा। और हम लोग जानते हैं पहले कार्बन को हमेशा Y साइन से दिखाया जाता है, उल्टा या सीधा Y चलेगा, लेकिन Y होना चाहिए। ये पहला कार्बन है। दूसरा कार्बन सर्कल से इंडिकेटेड होता है, सर्कल से दिखाया जाता है। तो हम पहले इस कार्बन पर अगर दृष्टि करें तो इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो एक क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन के साथ। तो हमारा Y जो ये ब्लू कलर का हो, उसके साथ एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो पहले हम इस तरह की स्ट्रक्चर को ढूंढने की ट्राई करते हैं। पहले इसको देखें, ये अगर पहला कार्बन हो तो इसके साथ एक क्लोरीन और 2 H है, तो ये तो हो सकता है अभी तक। दूसरा हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी शायद, लेकिन ना भी पड़े, पहले इसको चेक कर लेते हैं, चारों के चारों स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर भी ये पहला कार्बन हुआ, इसके साथ एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, ये भी हो सकता है। एक कार्बन, इसके साथ एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसको देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप बताया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है इस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्बन एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक क्लोरीन और एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल ग्रुप दिया गया है, तो ये डी स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। सो डी इज आवर आंसर। ये गलत स्ट्रक्चर है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी लाइक A, B और C, बट इट कैन नॉट बी लाइक D. सो D इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन ये नहीं होगा इसका, हम कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says, what are the total number of conformers, that means staggered and eclipse, that you can draw for this compound? First of all, this compound is simply a butane CH3, CH2, CH2, CH3. This is butane, and we know butane can have total 6 different conformational structures by 60-degree rotation. Suppose we have, this is the first carbon, so it can be directed by this Y, and this second carbon by a circle. This carbon is having 2 hydrogen and methyl. This is methyl, and here we have 2 hydrogen. This carbon also contains 1 methyl and 2 hydrogen. So हम लोग इक्लिप्स से शुरू करते हैं, और अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करें तो वो बनेगा स्टेगर्ड। इफ वी रोटेट 60 डिग्री एनी इक्लिप्स स्ट्रक्चर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। अगर वो स्टेगर्ड होगा, उसको भी फर्दर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो इक्लिप्स बन जाएगा। तो उस तरह से इसको अगर 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें एक गाउस कन्फर्मेशन मिलेगा। उसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करें तो पार्शियली इक्लिप्स मिलेगा। हमको टोटल 360 डिग्री रोटेशन करना है। ऐसे ही अगर गिने तो 60 डिग्री से हमें जो मिलेगा वो होगा गाउस कन्फर्मर। अगेन 60 डिग्री रोटेट करें तो पार्शियली इक्लिप्स मिलेगा। अगेन 60 डिग्री रोटेट करें, इन दैट कंडीशन अगेन वी कैन हैव स्टेगर्ड, बट इट इज नोन एज NP, because both these methyl functional groups will be far from each other at 180 degree angle. 60 डिग्री से ये मिला तो ये 60 डिग्री वाला हुआ, ये 120 डिग्री का हुआ,
ये 180 डिग्री का हुआ। अगर इससे भी आगे हम लोग 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें फिर से मिलेगा गाउस, जो कि मिलेगा 240 डिग्री वाला। उससे भी अगर आगे 60 डिग्री रोटेशन हम लोग करें तो हमें फिर से मिलेगा एंटी से मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स, गाउस पार्शियली इक्लिप्स। उसको अगर फर्दर 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें मिलेगा गाउस विच इज एट 300 डिग्री, और उसको अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें मिलेगा फिर से अपना ये वाला टोटली इक्लिप्स स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर हुए 360 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 360 डिग्री में हमको ये स्ट्रक्चर फिर से मिल जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमको, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसको हम 7वां नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा होगा, ये ही होगा, ऐसा भी नहीं, ये ही होगा। That means we can have 1 2 3 4 5 and 6 structures total. So answer will be C. 6 is the correct answer. यहाँ पर ध्यान रखना 7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7th structure is not the different structure. It is the structure which is like the first structure. टोटल हमने फिगर्स ड्रॉ किए थे कंसेप्ट वाले लेक्चर में, वहां पर 7 फिगर था, 1 A B C D E F and G, बट टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर ओनली 6 अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। 360 में फिर से ये मिल जाता है। 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर 2-मिथाइल पेंटेन। सो सबसे पहले हम लोग 2-मिथाइल पेंटेन कैसा होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 2 3 4 and 5 and second carbon is having methyl functional group. So this is our structure of 2-methyl pentane. उसका सही न्यूमन प्रोजेक्शन इनमें से कौन सा है हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात बच्चों, अगर किसी कार्बन पर से कोई ब्रांच निकलती हो तो सबसे पहले उस कार्बन और उसके बाजू वाले कार्बन का सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रख के इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन का है, तो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन हमको चेक करना है। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो आंसर क्या आया आपको? इसका आंसर आना चाहिए बी। कैसे, चले देखते हैं। सेकेंड कार्बन और दिस इज द थर्ड कार्बन। अवर सेकेंड कार्बन इज हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन। सो दिस इज द कार्बन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस, सो इट इज अ सेकेंड कार्बन। ये Y जो बनता है उसके पॉइंट में ये जो कार्बन है वो सेकेंड कार्बन। इस सेकेंड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पर 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है? नहीं, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं बनेगा, कैंसिल हो गया। इसको अगर देखें तो ये कार्बन, ये हमारा सेकेंड कार्बन बनेगा, उसके साथ 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है। उसके पीछे वाला कार्बन जो सर्कल से दिखाया जाता है वो ये है, उसके साथ क्या है तो 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल ग्रुप। तो इस सेकेंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल ग्रुप है, तो ये हमारा सही न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन के लिए। आंसर तो मिल ही गया है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं बाकी के ऑप्शंस भी। यहाँ ये हमारा सेकेंड कार्बन हुआ, इसके साथ 2 मिथाइल है और 1 हाइड्रोजन है, तो इतना तो सही है, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है। लेकिन उसके पीछे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल होना चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो है इस सर्कल के साथ, लेकिन एक इथाइल नहीं है, मिथाइल है, तो ये भी हमारा सही स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 इथाइल और 2 हाइड्रोजन बताए गए, इस कार्बन के साथ 1 इथाइल और 2 हाइड्रोजन, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये भी गलत बनेगा। सो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है ये, और कहा गया है हमें दिस गॉस फॉर्म इज स्टेबल व्हेन z इज, कहा गया है कि यहाँ पर z इनमें से क्या हो तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। कंसेप्ट वाला वीडियो का आखिरी सेक्शन याद कीजिए, हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर there is intramolecular hydrogen bonding is possible between these two groups, then such Gauss conformer is more stable than NT. तो ये तभी ज्यादा स्टेबल रहेगा जब यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनेगा। तो Z ऐसा कुछ हो कि जिससे यहाँ इस OH ग्रुप के साथ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बने। तो हमने एक एग्जांपल लिया था इथिलीन ग्लाइकोल वाला, जिसमें यहाँ OH होता है, तो ये दोनों OH के बीच में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनता है। तो अगर OH हो Z की जगह पर तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनने के कारण ये स्टेबल बनेगा। फ्लोरोइथेनॉल हो, अगर यहाँ पर फ्लोरीन हो तब भी इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनता है, तो ये फ्लोरीन हो तब भी ये स्टेबल बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिसको अगर हम यहाँ पे रखें तो ये स्टेबल बनता है, गाउस होने के बावजूद भी ये एंटी से ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी क्या, अभी वो ही हमारा आंसर है, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3। अगर यहाँ पर हम OCH3 ग्रुप अटैच कर दे तो इसका O और या हाइड्रोजन के बीच में भी इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के होने से इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बनता है। इन दैट कंडीशन गॉस विल बी more stable, it will be more stable than NT. So all of these, that means D is our correct answer. फिर से देखिए सेम क्वेश्चन है, अब आप ट्राई कीजिए इसकी। यहाँ पर भी हमें पूछा गया है कि अगर Z इनमें से क्या हो तो ये गॉस ज्यादा स्टेबल रहेगा। आप सोल्व करके बताइए पहले, फिर मैं सोल्व करूँगा। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किसी टाइप का अट्रैक्शन होना चाहिए तभी ये स्टेबल बनेगा। तो एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट है वो है क्वाटरनरी एमोनियम NME3। दैट मीन्स 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन and this nitrogen doesn't have any lone pair now, so it is having a positive charge. Suppose here we attach this methyl group, then it will be a neutral group, so there will be no charge over it, so no interaction will be possible between them in case of methyl, or even ethyl if we attach at this position, then also there will be no interaction between these two functional group. तो यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है इन दोनों को अगर हम जोड़े तो भी। इसको चेक करते हैं, अगर C डबल बॉन्ड OOET, दैट मीन्स दिस इज इथेनोएट फंक्शनल ग्रुप, इथाइल कार्बोक्सिलेट है, इथाइल कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। In that condition, this partially negative oxygen present at the position of Z, then it will have attraction between this quaternary ammonium ion, because this is having negative charge while this nitrogen is having positive charge. So there will be Coulombic attraction between them, and because of such attraction, this Gauss conformation will become stable. तो ये हमारा आंसर बनेगा, C is the correct answer. चौथा ऑप्शन भी अगर चेक करें वो फिनाइल बेंजीन रिंग बताया गया है। बेंजीन रिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, बेंजीन रिंग के ही ऊपर और नीचे घूमते रहते हैं, तो इसको अट्रैक्ट करे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी उसमें नहीं बनेगी। देयरफॉर C विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is staggered conformation for rotation about C1-C2 bond in this compound? So here this is C1-C2 bond.
and we are going to find the staggered conformer for this structure. तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए कौन सा आंसर बनेगा इसमें से, फिर हम सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए पहले। ओके, तो मैं सोल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर C1 C2 फर्स्ट कार्बन जिसको हम लोग अपनी तरफ मानेंगे और वो सीधा या उल्टा Y की तरह हम लोग देखेंगे उसे। तो इस कार्बन के साथ दैट मीन्स हमारे Y के साथ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले देखिए ये Y रहेगा हमारा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो ये तो हमारा सही स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरे को देखते हैं, ये हमारा Y है और इस Y के साथ तीनों हाइड्रोजन होने चाहिए, तीनों हाइड्रोजन इस Y के साथ। तो यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, ये भी नहीं चलेगा। एक ही वजह है, अब देखिए ये हमारा Y उसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, तो इतना तो सही है अब तक। और उसके पीछे का कार्बन दैट मीन्स दिस कार्बन विच इज इंडिकेटेड बाय अ सर्कल and it is attached with one methyl, one hydrogen and one ethyl group. So this circle is having one methyl, one hydrogen and one ethyl group. So this is the correct Newman projection for Gauss conformer of this compound. So C is our correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the butane conformers which occur at energy minima on a graph of potential energy versus dihedral angle, ये भी हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में सीखा है। अगर आपने कंसेप्ट वाला वीडियो ना देखा हो तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम ब्यूटेन के कन्फॉर्मर के लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल का ग्राफ बनाए तो 0 डिग्री पे टोटली इक्लिप्स कन्फर्मर होता है, उससे 60 डिग्री रोटेट करने से बनता है गाउस जिसकी एनर्जी कम होती है, उससे आप फर्दर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो बनेगा पार्शियल इक्लिप्स, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन इक्लिप्स है तो कम ही रहेगी। उससे फिर आगे बढ़े तो हमें मिलेगा एंटी की एनर्जी सबसे कम होती है तो वो भी मिनिमा पे जाएगा, गॉस से भी कम है एंटी की। एंटी को अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करे तो फिर से बनेगा पार्शियली इक्लिप्स, तो यहाँ पे मैक्सिमा पे जाएगा। और फिर उसे अगर अगेन 60 डिग्री रोटेट करे तो फिर से बनेगा गॉस, और उसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट करने से वो बन जाएगा टोटली इक्लिप्स। सो यहाँ पर एनर्जी मिनिमा पे दो गाउस कन्फर्मर आते हैं और एक एंटी आता है। गाउस हियर आल्सो गाउस, ये एंटी। तो गाउस एंड एंटी आर एट द एनर्जी मिनिमा व्हाइल टोटली इक्लिप्स एंड पार्शियल इक्लिप्स आर एनर्जी मैक्सिमा। सो हियर we are asked minima, that means the answer will be Gauss and NT. So Gauss and NT, C is the correct answer. Next question देखते हैं। Question says which of the following best explains for the relative stabilities of the conformers shown below। यहाँ पे 2 conformer दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही में स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है दोनों ही स्ट्रक्चर? तो चेक करते हैं पहले। वन हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन, ये 1 वाला जो स्ट्रक्चर है वो एंटी है। देखिए दिस इज एन एंटी स्ट्रक्चर एंड एंटी इज द मोस्ट स्टेबल, दैट मीन्स इट इज हैविंग लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन एंड लीस्ट स्टीयरिक स्ट्रेन ऑल्सो। तो 1 हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन, ये तो गलत है, ये हमारा आंसर बिल्कुल ही नहीं बनेगा क्योंकि एंटी स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला, उसमें तो टॉर्सनल स्ट्रेन एकदम मिनिमम होता है, मोर नहीं होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 1 हैज मोर स्टीयरिक स्ट्रेन, इट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज बीइंग एन एंटी स्ट्रक्चर द लार्जर ग्रुप्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, so there is very less possibility for steric strain, therefore B option is also incorrect.
अब बचा सी और डी। इसमें स्ट्रक्चर दूसरे की बात कही गई है। 2 हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेंथ। तो देखिए पहले ये 2 वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेगर्ड है, गोस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। स्टेगर्ड हो तो स्टीयरिक स्ट्रेन होने की पॉसिबिलिटी शायद रहेगी, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन तो कम ही रहेगा क्योंकि ये स्टीयरिक है। टॉर्सनल strain will be maximum in eclipse conformer as it is a staggered conformer. That means here torsional strain will be comparatively less. So 2 has more torsional strain. It is not the proper statement. So it is also incorrect. So बाकी बचा अब ये D वाला। 2 has more steric strain. स्टीयरिक स्ट्रेन आ सकता है क्योंकि ये लार्जर फंक्शनल ग्रुप है और दे आर ओनली 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव टॉर्सनल स्ट्रेन। इससे तो ज्यादा ही होगा इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन। इसी वजह से तो ये गॉस कन्फर्मर एंटी जितना स्टेबल नहीं होता, कारण इसके पास स्टीयरिक स्ट्रेन होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। So D is the correct answer in this case. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है select the correct option for the following graph। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, नंबर्स कुछ लिखे हैं, ये 2 फिगर्स है ग्राफ के एंड में, और यहाँ पर भी कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहले तो देखिए ये साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये दोनों की एनर्जी, और ये एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल चार्ट। सो एनर्जी ऑफ दीज चेयर कन्फर्मर आर लीस्ट, सबसे कम चेयर की ही एनर्जी होती है। यहाँ पर हम लोग पहले से ही ऑर्डर एक लिख लेते हैं। सबसे कम एनर्जी रहेगी चेयर की, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी रहेगी हाफ चेयर, उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी ट्विस्ट बोर्ड की। ट्विस्ट बोर्ड की एनर्जी उससे ज्यादा रहेगी, यहाँ पर रहेगा ट्विस्ट बोर्ड। दैट मीन्स इस पोजीशन पर आना चाहिए ट्विस्ट बोर्ड स्ट्रक्चर, ये भी ट्विस्ट बोर्ड स्ट्रक्चर ही बने। तो दैट मीन्स ए शुड बी ओवर हियर इंस्टेड ऑफ 2। ट्विस्ट बोर्ड से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है हाफ बोर्ड की, ये हाफ बोर्ड स्ट्रक्चर से उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहेगी ट्विस्ट बोर्ड के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे सभी हाइड्रोजन इक्लिप्स होते हैं, इस कार्बन के सभी हाइड्रोजन इक्लिप्स होते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हाफ बोर्ड है, हाफ चेयर, और हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी हाफ चेयर। तो ये तो मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा रहेगी बोट की, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बोट, और यहाँ पे आएगा हाफ चेयर। तो अगर इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो ए होना चाहिए सबसे ज्यादा एनर्जी वाला हाफ चेयर। हाफ चेयर मीन्स बी और सी होना चाहिए यहाँ पर, तो बी और सी, यहाँ पर भी बी और सी, तो एक भी बी और सी होना चाहिए और 4 भी बी और सी होना चाहिए। एक भी बी और सी, 4 भी बी और सी, ऐसा एक ही ऑप्शन हमें मिलता है। एक बी और सी, 4 बी और सी, यहाँ पर भी है, तो दूसरों को भी चेक करना पड़ेगा। 2 नंबर पर होना चाहिए ए, 2 नंबर पर ए वाला ऑप्शन यही है। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं फिर से। चेयर कन्फर्मेशन की एनर्जी सबसे कम, उससे सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी हाफ चेयर की। हाफ चेयर मीन्स ए, हाफ चेयर मीन्स बी और सी, हाफ चेयर मीन्स बी और सी, तो 1 नंबर पर बी और सी होना चाहिए। 2 नंबर पर होना चाहिए ट्विस्ट बोर्ड विच इज ए, 2 नंबर पर होना चाहिए ए, और 3 नंबर पर होना चाहिए ट्विस्ट बोर्ड से थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला बोट कन्फर्मर होना चाहिए। सो डी इज द बोट कन्फर्मर, 3 शुड बी डी, 4 तो फिर से बी और सी है। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ये सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी रहेगी चेयर कन्फर्मर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है ट्विस्ट बोट की, उससे थोड़ी ज्यादा होती है बोट की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होएगी
हाफ चेयर कन्फर्मर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर मेसो 2,3 ब्यूटेन डायोल आर। मेसो 2,3 ब्यूटेन डायोल का न्यूमैन प्रोजेक्शन इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, दो दिए गए हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 4 देयर आर 2 करेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर मेसो 2,3 ब्यूटेन डायोल। सो पहले ब्यूटेन डायोल मेसो इस तरह का होगा 1 2 3 4 2,3 ब्यूटेन डायोल। दैट मीन्स यहाँ पर OH और यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर होगा CH3 और यहाँ पर होगा H। So this is meso compound because it is having a plane of symmetry. Okay. तो अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी स्टेगर्ड है, इसमें से कोई भी इक्लिप्स नहीं, स्टेगर्ड है सभी। तो पहले हम इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे और उससे स्टेगर्ड बनाएंगे और उसको इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this carbon would be our this carbon, that means Y, and this carbon is indicated by a circle। ऐसा हम लोग अज्यूम करके अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारा ब्लू वाला बताते हैं कार्बन, जिसे हम उल्टा Y की तरह लिखेंगे। यहाँ पर एक मिथाइल रखे, यहाँ पर एक OH रखे और यहाँ पर रखे एक H, और उसके पीछे वाला कार्बन जो कि हम रेड सर्कल से दिखाएंगे, वहां पर ये इक्लिप्स अगर हम बनाए तो इस तरह से बन पाएगा। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर OH मेसो होने के कारण और यहाँ पर H, ये इक्लिप्स बना। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर इक्लिप्स नहीं है, सभी स्टेगर्ड है। तो अब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट किया जाए तो ये मिथाइल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये OH यहाँ पर होगा और ये H यहाँ पर होगा। अगर इसके जैसा कोई हो तो हम उसको टिक मार्क करके रख देंगे। मिथाइल OH, मिथाइल OH एक तो इसमें दिख रहा है मिथाइल OH और यहाँ पर है मिथाइल और यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो मिथाइल OH इस तरह से अगर हम देखें तो उसके पास इसके जैसा ये भी अभी नहीं बनता, ये भी नहीं लग रहा है। यहाँ देखें मिथाइल OH और इसके पास है मिथाइल, उसके बाद आएगा OH और H। तो ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें, ये इक्लिप्स में था, अगर हम इसको स्टेगर्ड बनाना चाहें तो ये इस तरह का बनेगा। और अगर यहाँ पर देखें तो ये पीछे वाला जो सर्कुलर कार्बन दिखाया गया है उसको हम लोग 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें तो ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर इसको हम इक्लिप्स ही रहने दें और कंपेयर करें इसको इसके साथ, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो यू कैन राइट OH आइदर दिस साइड और दिस साइड। ओके, तो ये हुआ मिथाइल हाइड्रोजन OH, मिथाइल हाइड्रोजन OH। अगर इसको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये इक्लिप्स बनेगा। मिथाइल के पीछे मिथाइल, OH के पीछे OH, H के पीछे H। तो इस तरह का ही हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो R तो करेक्ट ऑप्शन लग ही रहा है, इसको हम टिक मार्क करके रखते हैं। ओके, इसको अगर इसको चेक करें, ये एंटी वाला स्ट्रक्चर है, तो इसमें से अगर हम एंटी बनाए तो किस तरह से बनेगा? एंटी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल को यहाँ पर भेजेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मिथाइल रखें, हमें एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है। मिथाइल के बाद था OH, OH के बाद था H, मिथाइल OH हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है। तो यहाँ पर भी मिथाइल OH इस तरह का आना चाहिए। तो अगर ये स्ट्रक्चर हो तो उसमें मिथाइल के सामने मिथाइल होगा, OH के सामने OH होगा और H के सामने H होगा। यहाँ पर मिथाइल के सामने मिथाइल है, OH के सामने OH और H के सामने H है, तो P भी सही स्ट्रक्चर बनेगा। तो P और R ये दोनों ही सही न्यूमैन प्रोजेक्शन है इस मॉलिक्यूल के लिए। सो B विल बी आवर करेक्ट आंसर।
ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल के सामने मिथाइल है लेकिन OH के सामने H बताया गया है। ऐसा बन नहीं पाएगा अगर हम मेसो कंपाउंड को लेकर उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो एक एक को हमने चेक किया, उससे हमें पता चला कि P और R दोनों ही पॉसिबल है और ये दो ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है 2,3-ब्यूटेन डायोल मेसो का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सो B इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिंग फ्लिप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इट सेज which of the structures will be produced if a ring flip occurs in the following compound। इस कंपाउंड में अगर रिंग फ्लिप हो तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप बताइए कि कौन सा बनेगा। ओके, so when ring flips, that means if suppose this carbon goes upside and this carbon will go downside, in that condition ring will flip। हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में आखिरी टॉपिक यही रखा था, रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिप में क्या होता है कि अगर कोई कार्बन नीचे वाला कार्बन है, कार्बन डाउन, अगर वो अप जाता है तो उसके साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप अगर एक्सियल हो तो वो इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल हो तो वो एक्सियल बन जाते हैं। तो ये इस टाइप का चेयर कन्फर्मर हमें दिया गया है। हम इसका रिंग फ्लिप करेंगे तो ये कार्बन, अगर इसको मैं डार्क ब्लू सर्कल से दिखाऊं और इसको डार्क रेड सर्कल से दिखाऊं तो ये हमारा डार्क ब्लू सर्कल वाला कार्बन अपसाइड जाएगा और उसके साथ जुड़ा हुआ ये एक्सियल फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाएगा इक्वेटोरियल। तो ये कार्बन होना चाहिए ऊपर और ये ग्रुप होना चाहिए इक्वेटोरियल। यहाँ पर तो ये कार्बन हमारा नीचे ही रखा है तो ये तो ऑप्शन हमारा बनेगा ही नहीं, ये तो रिंग फ्लिप ही नहीं हुआ अभी, तो ये तो कैंसिल हुआ। ये सभी में हमारा ये कार्बन ऊपर की तरफ आ गया है, तो ये तीन में से एक आंसर हमारा बनेगा। चलिए चेक करते हैं। इस कार्बन को अगर हम ऊपर भेजें तो उसके साथ जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप जो कि एक्सियल था वो अब बन जाएगा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर एक्सियल हो था वो इक्वेटोरियल बन गया है। देखिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन में आ गया है, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन में है तो ये ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो गया। अभी इस दोनों में से कोई एक हमारा आंसर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये कार्बन अगर ऊपर जाए तो ये एक्सियल में से इक्वेटोरियल बनता है, तो ये यहाँ पर तो ये बना। ये कार्बन अपनी पोजीशन अगर बदले और इसके साथ जुड़ा हुआ ये फंक्शनल ग्रुप इक्वेटोरियल है अभी, तो वो क्या बनना चाहिए? एक्सियल बनना चाहिए। यहाँ पर इसके बाजू वाला ये कार्बन का फंक्शनल ग्रुप अभी एक्सियल बना है, इक्वेटोरियल था एक्सियल बन गया है, तो यहाँ तक तो ये सही लग रहा है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इक्वेटोरियल था, यहाँ पर एक्सियल बन गया, तो ये भी सही लग रहा है अब तक। तो तीसरे को चेक करना ही पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप, ये रेड डॉट वाला कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? इक्वेटोरियल है। और अगर ये कार्बन नीचे की ओर जाए तो ये इक्वेटोरियल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा एक्सियल। तो ये नीचे की ओर जाए यहाँ पर तो ये एक्सियल बन गया है, इक्वेटोरियल था अभी बना एक्सियल, तो ये हमारा सही आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखें अगर ध्यान से तो ये अभी भी इक्वेटोरियल ही है, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल था, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल ही है, ये एक्सियल होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई और नीट में आ सकते हैं, तो हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। ओके, फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? अगेन साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर्स दिए गए हैं, यहाँ पर ब्रांचेस भी है, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल रहेगा? तो अगेन लास्ट वाला कंसेप्ट हमारे उस वीडियो का, कंसेप्ट वाले वीडियो का रिंग फ्लिपिंग वाला टॉपिक अगर आप ध्यान से एक बार और देख ले तो आपको इसका आंसर इजीली आ जाएगा। आंसर लाने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, चेयर हो या बोट हो,
अगर ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो उसमें रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वो सभी एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होने चाहिए और इक्वेटोरियल पोजीशन में होने चाहिए। इस स्ट्रक्चर ए को देखें आप ध्यान से, यहाँ पर 1, 2 और 3, 1, 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों ही इक्वेटोरियल है। तो इसकी तो स्टेबिलिटी होगी, अच्छी खासी स्टेबिलिटी होगी इसकी, क्योंकि दोनों ही इक्वेटोरियल में है तो स्टेबल तो होगा। इससे कोई ज्यादा स्टेबल अगर हो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए को भी स्टैंड बाय में रखते हैं, बी को चेक करते हैं। यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। आप पहले जरा वो देखना सीख जाइए एकदम कि इक्वेटोरियल पोजीशन को इस तरह से दिखाया जाएगा, एक्सियल पोजीशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सियल में एक है और एक इक्वेटोरियल में है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। तो दोनों ही इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा एक्सियल और इक्वेटोरियल के मुकाबले। तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसे चेक करते हैं, यहाँ पर भी एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, तो ये भी ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, इससे स्टेबल तो हमारे पास ये है। और इसको देखें तो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बहुत ही दूर है और उसके साथ साथ दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। सो दिस डी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सो डी इज आवर आंसर इन दिस केस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the following the most stable isomer is, 4 आइसोमर्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सभी चेयर कन्फर्मर ही है और सभी के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पर एक OH है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पर OCH3 है वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। इसे स्टैंड बाय में रखते हैं, दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन वाले फंक्शनल ग्रुप है, स्टेबिलिटी तो होगी। यहाँ पर एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो ये तो इससे कम स्टेबल रहेगा, तो इसे तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं अभी से। ओके, यहाँ पर भी देखिए एक एक्सियल है, यहाँ पर OCH3 एक्सियल है और OH इक्वेटोरियल है, तो सेम कंडीशन हुई यहाँ पर भी। तो ये भी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, इट इज नॉट एज स्टेबल एज दिस स्ट्रक्चर। तो अभी तक तो ए ही हमारा आंसर बन रहा है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर दोनों ही एक्सियल कंडीशन में, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक्सियल। तो पहला तो विचार हमें यही आएगा कि दोनों एक्सियल हो और दोनों इक्वेटोरियल हो, तो इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, कम एनर्जी वाला होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ पर OH और OCH3 फंक्शनल ग्रुप अटैच है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज 2 फंक्शनल ग्रुप। और अगर इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो तो एक्सियल होने के बावजूद भी उसकी एनर्जी कम रहेगी, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इस स्थिति में सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ए नहीं। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर इस बात की गलती कर बैठते हैं कि दोनों इक्वेटोरियल है तो इसे ही टिक मार्क करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है तो हमें पहले ये ध्यान में रखना होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप्स में इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर पॉसिबल बनेगा, देयरफॉर D, C नहीं, it is D. D is our correct answer. So D option is the answer. Okay. आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Predict the value of equilibrium constant K for the following equilibrium. यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, चेयर कन्फर्मर है, दोनों ही रिंग फ्लिप हुआ है। यहाँ पे देखिए दोनों ही चेयर है लेकिन रिंग का फ्लिपिंग हुआ है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनमें से कौन सी रहेगी। तो पहले देखते हैं, इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाइल CH3 इज एक्सियल पोजीशन। सो बड़ा ग्रुप यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में। इस तरफ देखें तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है,
जो कि काफी बल्की ग्रुप है और वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर ये रिंग फ्लिप हो, that means this carbon goes upside. In that condition, this CH3 will become equatorial from axial. Axial में से ये अब equatorial बन गए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आइसोप्रोपाइल था, अगर ये कार्बन नीचे की ओर जाए तो ये आइसोप्रोपाइल जो कि पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, अब वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है और बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे स्टेबिलिटी नहीं देते। तो ये स्ट्रक्चर तो कम स्टेबल होगा इसके मुकाबले। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉट विलिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट कंपाउंड। इसमें से ये बनना इसे पसंद नहीं होगा। दैट मीन्स आवर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन विल बी मिनिमम। रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा, प्रोडक्ट कम रहेगी। रिएक्टेंट मैक्सिमम, प्रोडक्ट कम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा रहेगी प्रोडक्ट के मुकाबले। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी ज्यादा है न्यूमरेटर के मुकाबले। In that condition, the value of K will be less than 1. K will be less than 1. So equilibrium constant इस रिएक्शन का 1 से कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है। So B is the correct answer in this case. तो बच्चों, ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमने सोल्व किए, प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो आप भी इसके एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे जेई और नीट। आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमें पता चले, हम अपने आप को अपनी भूल सुधार सके, अपने को ग्रेड कर सके। और कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।